नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमितायुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है जातीय व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य। और जब भी हम लोग जातीय व्यवस्था की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आती है। कोई लोग इस विषय को लेकर बहुत भावुक हो जाते हैं, कोई लोग उत्तेजित हो जाते हैं। इसलिए साथियों, आज जो मैं वार्ता करने जा रहा हूँ आपसे, अगर आपको मेरे किसी बात से ठेस पहुँचता है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। हमारी कोशिश इस टॉपिक पर प्रकाश डालने की है और देखने की कोशिश है कि किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य इसके चलते प्रभावित होती है। क्योंकि जो हमने सर्च किया डेटा और जो मेरा खुद का अनुभव है, साथियों, इसके पहले मैं भारत में बिहार में काम कर चुका हूँ, दिल्ली में काम कर चुका हूँ और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ वर्षों तक रहकर काम करने का मौका मिला है। तो इस व्यवस्था को और इसके मानसिक प्रभावों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिला है। तो सोचा कि क्यों न इस विषय पर आपसे कुछ बातें साझा कर सकूं। साथियों, हमारा जो देश है भारत, हम लोग बहुत प्राचीन सभ्यता के लोग हैं और सदियों से जातीय व्यवस्था हमारे जीवन का हिस्सा बनी रही है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी वर्ण व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, जहाँ पे एक हायरार्की थी, ये ऊंचा, ये उससे नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, जिसको हम सबों ने अपनाया, उसमें सभी जातियों को एक समान अधिकार दे दिया गया। अब जब सबको एक समान अधिकार दे दिया गया तो जो पुराने मूल्य चले आ रहे थे और जो नए मूल्य आए, उन दोनों के बीच लगातार देश के आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज तक वो टकराव की स्थिति रह रहकर दिखती है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में या अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से हम सब इसको देखते हैं, महसूस करते हैं। तो साथियों, जो चीज़ें जातीय व्यवस्था के कुछ बातें इसके मूल में है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो जातीय व्यवस्था है उसमें मुख्य रूप से कुछ वर्णों को, कुछ जातियों को श्रेष्ठ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनका जो जीन पूल है, ऐसा माना जाता है कि उनका जीन पूल बाकी जातियों के जीन पूल से श्रेष्ठ है। विज्ञान हालांकि इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन ऐसी मान्यता है उस जातियों के समूहों में। नतीजतन क्या होता है कि ये जो इस जाति समूह के लोग होते हैं इस तरह के, वो हमेशा अपनी श्रेष्ठता अपने से नीचे वाले जातीय समूहों पे स्थापित करने की कोशिश करते हैं विभिन्न माध्यमों से। तो वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था के मूल में एक जाति को अपने को श्रेष्ठ करने की प्रवृत्ति अपने से नीचे के जातियों में देखी जाती है। इसके मूल में जो दूसरी बात देखी जाती है वो ये होती है कि पितृसत्ता। क्योंकि जो जातीय व्यवस्था है हमारी, वो बहुत समय से चली आ रही है और आप सबको पता है कि हमारा देश मुख्य रूप से पैतृक डोमिनेंट, मतलब जो पिता के तरफ की जो चीज़ें होती है वही प्रमुखता से देखी जाती है। तो जो पितृसत्ता होती है उसमें हमेशा कोशिश होती है कि जो आपकी संपत्ति है वो आपके ही समूहों के बीच रह जाए और उसका जो बंटवारा है वो दूसरे जातीय समूह में न जाए। नतीजतन कोशिश ये की जाती है कि आपके जो एक जाति समूह के लोगों के बच्चों की जो शादी विवाह हो वो एक ही समूहों के बीच हो, ताकि संपत्ति का बंटवारा दूसरे समूह में ना जाए। उन्हें ये इस बात का डर बना होता है। ऐसी स्थितियों में कई बार ऐसा भी देखने में मिलता है कि ये जो लोग होते हैं, ऐसा उनका सोच होता है कि संभवतः चूंकि एक जाति समूह के लोग हैं, चूंकि उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली एक दूसरे से ज़्यादा मिलती है, तो ऐसे में अगर शादियां उनके अंतर ही सीमित रहें तो संभवतः जो वैवाहिक जीवन होगा वो ऐसा सुखी होगा, ऐसा उनका सोच है। और ये जो दोनों चीज़ें जो मैंने बताया है, एक समूह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश या संपत्ति का बंटवारा, शादियों का अपने समूह तक ही करने की प्रवृत्ति, ये ज़्यादातर जो ज़्यादा प्रभुत्व वाली जातियाँ होती, ज़्यादातर जो डोमिनेंट कास्ट होती हैं, ये उनको फेवर करती हैं। और यही वजह होती है कि ये जातियाँ
इस व्यवस्था को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करते रहती हैं। अब जो तीसरी बातें जो आती है इसके मूल में, वो है एक जाति समूह का दूसरे जाति समूह के प्रति नफरत, या ये कहें अविश्वास या हिंसात्मक प्रवृत्ति। ये अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों में देखी जाती है। तो साथियों, ये जो नफरत और ये अविश्वास की प्रवृत्ति है, ये क्यों है? ये जो वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था है, इसमें जो प्रभुत्व वाली जातियां होती है, जो ज्यादा प्रभुत्व के लोग होते हैं, वो हमेशा कोशिश ये होती है उनकी कि उनका प्रभुत्व पूरे सामाजिक व्यवस्था में बना रहे। नतीजतन जो उनके जो कमजोर जाति समूह होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि वो उनपे अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए जिस तरीके से वो सामाजिक संवाद करते हैं, इस प्रकार कई घटनाएं हम सब देखते हैं अलग अलग माध्यमों से अपने जीवन में, कि वो ऐसा बर्ताव किया जाता है नीचे के जाति समूह के साथ, जैसे मानो कि वो जिस सामाजिक व्यवस्था के अंग नहीं है, वो कहीं और से है, जिसे हम लोग अनटचेबल कहते हैं। मतलब उनके प्रति हर एक स्तर पे उनको सामाजिक भागीदारी से छांटना, जैसे बर्ताव किया जाता है। कई बार ये बर्ताव बहुत हिंसात्मक रूप ले लेता है। तो एक तो जो प्रभुत्व वाले समूह हैं वो ऐसा करते हैं। नतीजतन क्या होता है कि जो दूसरे जो नीची जातियों के समूह होते हैं, उनका जो ऊपर के जाति समूह के प्रति एक अविश्वास और एक नकारात्मक भाव, एक ईर्ष्या, द्वेष और एक शोषण का भाव, शोषक वर्ग का भाव उनका ऊपर के जातीय समूहों के प्रति हो जाता है। ऐसे में ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो अविश्वास है ये जातीय व्यवस्था में, यही अविश्वास, तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर नीची जाति समूहों के साथ जातीय व्यवस्था में ऐसा बर्ताव होता है, तो वो लोग इस जातीय व्यवस्था को छोड़ क्यों नहीं देते। साथियों, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो जिनकी संख्या थोड़ी होगी, शायद उन्हें लगता है कि इस जातीय व्यवस्था को तोड़ने का एक जो तरीका हो सकता है, वो जाति को नाम को बदल लेना, धर्म रूपांतरण कर लेना, जैसे जैसे समाचार हम सब सुनते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नीचे के जो जाति समूह होते हैं, उनमें जो ये भाव होता है सामूहिक उत्पीड़न का, सामूहिक द्वेष का, सामूहिक अविश्वास का, ये जो अविश्वास और जो उत्पीड़न की भावना होती है, ये इन जाति समूहों को अपने में जोड़ के रखती है। नतीजतन ये जाति समूह इस व्यवस्था से पीड़ित होते हुए भी एक समूह के साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो शायद हमारे लिए उत्पीड़न और ज्यादा होने लगेगी। नतीजतन ये एक मानसिकता ऐसी पनपती है इन नीचे के जाति समूहों में कि वो अपने बच्चों पर पढ़ाई से ज्यादा कमाई की तरफ प्रवृत्ति डालते हैं, क्योंकि बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं इस व्यवस्था में। वो बेटियों को ज्यादा पढ़ने के अवसर नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटियों को ज्यादा पढ़ने के अवसर देंगे तो इसका खामियाजा हमारे, चूंकि जाति समूह से हट के बात आएगी, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करते हैं इस व्यवस्था में। तो उनकी कोशिश होती है कि बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए। तीसरी कोशिश ये होती है कि आमतौर पर जो सुरक्षित समाज होता है, वो कम बच्चे पैदा कर उनके उन्हें ज्यादा अच्छे से अच्छी तालीम और परवरिश देने की कोशिश करता है। यहाँ चूंकि ये समुदाय बहुत असुरक्षित महसूस करता है, तो आप पाएंगे कि उनके यहाँ बच्चों की संख्या भी बाकी दूसरे जो अच्छे समूह हैं, जो ज़्यादा प्रभावशाली समूह हैं, उनके तुलना में इनके बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे इनके लिए एक सुरक्षा महसूस कराने का माध्यम होता है। इन्हें लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, हमें उतने ज़्यादा आमदनी का जरिया मिलेगा, और अगर हम पे किसी तरह की हिंसा या इस तरह की प्रवृत्ति होती है, तो हम ज़्यादा लोग होंगे उनका सामना करने के लिए। वो इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, इसलिए ये व्यवस्था जो है वैसे बनी रहती है। एक जो और बात इस जाति व्यवस्था के मूल में है साथियों, वो ये है कि अलग अलग जाति समूह के लोग वो अपने समूह के साथ ही रहना पसंद करते हैं। आप गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फलाना जाति समूह की टोली है, एक एरिया, एक हिस्सा जो होता है वो दूसरे समूह की होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि
कि ये प्रवृत्ति केवल गांवों तक नहीं रही है। जब लोग शहर में आते हैं और जब उस मानसिकता को लेकर शहर में आते हैं तो उनकी प्रवृत्ति भी उस व्यवस्था को बनाए रखने की होती है, जिसके कारण मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वह व्यवस्था उन्हें या तो उन्हें एक जुड़ाव देती है, उन्हें सुरक्षा का भाव पैदा करती है और उन्हें लगता है कि यही व्यवस्था हमारे लिए ठीक है। जो एक और बात इसके मूल में है वो है कि महिलाएं इस व्यवस्था में अक्सर बहुत ही कमजोर महसूस करती हैं, चाहे वो ज़्यादा प्रभुत्व वाले जाति समूहों में हो या कमजोर जाति समूहों में हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये पितृसत्ता की बनाई हुई व्यवस्था है वो महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित करती है। महिलाओं को खुद के निर्णय न लेना, महिलाएं समाज में कैसे रहें, महिलाओं को कब शादी करनी है, महिलाओं का पहनावा ओढ़ावा कैसा हो, ये सब जो पितृसत्ता की जो साथ चलने वाली चीजें हैं और जो जाति व्यवस्था के भी साथ चलती है, इसका असर ये होता है कि कई महिलाओं में ये आत्मविश्वास नहीं पनप पाता कि वो जीवन के निर्णय कैसे लें। कई महिलाओं में को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होते, तो उस व्यवस्था में चूंकि वो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता तो उन्हें उस व्यवस्था में घुट के रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। नतीजतन इसके कई सारे मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, नीचे समजाति समूह में जो लड़कियां होती हैं अक्सर ये जाति व्यवस्था इस तरह की बनी होती है कि उनके अगर वो तेज भी हों तो समूह की मानसिकता होती है कि कैसे इनका शादी जल्दी कर दिया जाए ताकि ये दूसरे घर में जाके वहां पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। तो उनको पढ़ाई लिखाई के अच्छे अवसर मिलने से भी कई लड़कियां वंचित रह जाती हैं। जाति व्यवस्था के मूल में एक और बात यह है कि ये सांकेतिक होती है। फर्ज करिए कि आपकी जाति का कोई व्यक्ति बड़े ओहदे पे पहुंच गया, भले ही वो आपके लिए कुछ ना करे, लेकिन ये सोच के ही आपको एक सुखद एहसास होने लगता है, जैसे मानो कि वो जो भी करेगा वो आपकी सारी दुखों को हर लेगा। और अगर दूसरी जाति का कोई व्यक्ति उच्च पद पे चला गया तो आपके मन में हमेशा उसके प्रति एक अविश्वास बना रहता है। आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं उसकी मंशा कब गड़बड़ हो जाए। तो ये जो खाई है सांकेतिक इसका होना, इसका बहुत लोग बहुत तरीके से उपयोग करते हैं और राजनीति में तो हम सब जानते हैं कि इसके अलग अलग उपयोग होते रहते हैं। जाति व्यवस्था की ये सब जो बातें हैं साथियों, इसका असर सभी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और आप सब समझेंगे कि ये जो जातीय व्यवस्था की जो मैंने बात की है ये अमूमन सभी पे एक समान लागू नहीं होती। कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से पकड़ के रखते हैं, कुछ लोग उदार भाव रखते हैं और कुछ लोग इसके प्रति एक तटस्थ नजरिया रखते हैं। समाज बदलने की कोशिश करता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है। तो ये तो हो गई कि अपने यहाँ की जाति व्यवस्था के मूल की बातें। साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसा देश जहाँ मुझे कुछ वर्षों रहने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया का। साथियों, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसा कहा जाता है कि वो इमिग्रेशन कंट्री, मतलब वहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग जाते हैं और वहाँ जाकर बसते हैं। और नतीजतन क्या है, ये एक बिल्कुल नई सभ्यता है। जैसे हमारी पुरानी सभ्यता है, तो वो जो नई सभ्यता बनी है तो वहाँ पे जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसकी शुरू से ही उस पर बहुत जोर दिया जाता है। वहाँ पे गैर बराबरी का सिद्धांत बिल्कुल ही लागू नहीं होता। वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा जोर बराबरी पे दिया जाता है। वहाँ पे बच्चों को शुरू से ही उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी जाती है। वहाँ बच्चों को शुरू से ही दूसरे मानव के प्रति एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानजनक नज़रिया रखने की तालीम दी जाती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप पाते हैं कि समाज में अमूमन ये कोशिश हो जाती है कि जल्दी से जल्दी आप अपने कार्यों को करने लगें, मतलब इंडिपेंडेंस। बहुत जल्दी ही बच्चे कई सारी चीज़ों को खुद करने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कोशिश होती है कि बच्चों को हम केवल पढ़ाई में डाल के रखें और बाकी काम कोई और कर लेगा। अगर आप संपन्न जाति समूह से आते हैं
तो आप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें अपना बोझा भी उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना स्कूल बैग भी ले जाने की जरूरत नहीं है। एक नौकर है जो अगर वो नीचे की जाति से आता है तो वो उठाएगा। इस तरह की मानसिकता हमारे यहाँ ऑपरेट होती है। लेकिन वहाँ पे आपको अपना बस्ता खुद ढोना है। अगर आपको हेयर कट करना है, पैसे नहीं है, तो आपको बाल काटने भी खुद आना है। नतीजतन क्या मैंने पाया कि वहाँ पे किशोरा अवस्था आते आते बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनमें जीवन के बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाते हैं। और जब बच्चे वयस्क अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वो इतना तैयार होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद निभाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए तकरीबन तैयार होते हैं। एक और जो बात मैंने वहाँ पाया कि वहाँ पे विदेशी भाषाओं को सिखाने पे शुरू से ही काफ़ी जोर है, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि हमारे बच्चे को दुनिया में जाकर अपने पंख फैलाने हैं। वहाँ पे इन सबों के चलते एक अलग अलग जातीय समूह की जो बात होती है हमारे यहाँ, वैसा नहीं होकर वहाँ पे फैमिली ट्रीज होते हैं, ये लॉयड फैमिलीज, ये मिलन्स फैमिलीज। तो वहाँ जो लीनिएज है, हमारे यहाँ जाति की लीनिएज बहुत बड़ी हो जाती है। वहाँ पे छोटे छोटे समूह होते हैं, नतीजतन बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता कि वो अगर उस फैमिली से है तो उसकी किस तरीके से वो मदद करेगा या किसके प्रति नकारात्मक नज़रिया बनाए रखेगा। नतीजतन ये आप देखेंगे कि उतनी कम जनसंख्या होते हुए भी वहाँ के जो लोग हैं उनके शोध के स्तर को देखें वैश्विक स्तर पे, उनकी खेल में हम सब जानते हैं कितने पारंगत हैं, हॉकी हो, क्रिकेट हो, ओलंपिक्स में आप देख लें इतनी कम जनसंख्या के लोग हैं। उसके अलावा बाकी दुनिया में भी उनकी बौद्धिक क्षमता का एक स्तर है जो बहुत ही सम्मानजनक है, इतनी कम आबादी होते हुए भी। ऐसा नहीं है कि उनके समाज में समस्याएं नहीं हैं, वहाँ भी एक रेस का दूसरे रेस के प्रति एक जो नज़रिया है वो है कि हम अच्छे रेस हैं स्किन कलर के हिसाब से, आप इंडियंस हो, आप एशियंस हो, हम कॉकेशियंस हैं, हम वाइट्स हैं, ऐसा है। लेकिन सामाजिक मूल्य को इस तरीके से किया गया है कि जहाँ भी इस तरह की कुछ घटनाएं पुलिस के नज़र में आती है उसको बहुत ईमानदारी से जांचा परखा जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अपने इस समाज की बुनियाद को न बदलें, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और विश्व में अपनी धाक जमा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो समाज जो एक नया समाज है, जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों को ज़्यादा तरजीह देता है, वो आगे देखता है, वो अपने अंदर के चीज़ों को नहीं देखता, वो अपनी संपदा को बढ़ाकर अपनी बौद्धिक संपदा से आर्थिक संपदा पैदा करता है और दूसरी दुनिया के देशों में भी अपना धाक जमाना चाहता है। जबकि हम लोग अगर आप पाएं तो अपने ही जातीय अंतर कलह से इतने उलझे हुए हैं कि एक जाति समूह दूसरे जाति समूह से अपनी अंतर कलह करते रहते हैं। और ऐसे में जो इसका बहुत बड़ा शिकार होता है वो हमारी बौद्धिक संपदा होती है, क्योंकि जब आप अविश्वास के माहौल में पले बड़े होते हैं, जब आप असुरक्षा के माहौल में पले बड़े होते हैं, तो आप में तार्किक क्षमता का अभाव हो जाता है, आप में बौद्धिक विकास नहीं पनप पाता, आप एक दूसरे जाति समूह के प्रति एक सम्मानजनक नजरिया नहीं रखते, तो सामाजिक अंतर कलह एक बहुत आम बात हो जाती है। कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि जो व्यवस्था जो चलती है अपने यहाँ, ये बच्चों में ही इस बात की बात, चाहे वो परिवार के स्तर पे हो या समाज के स्तर पे हो, ये बात डाल दी जाती है कि आप किस जाति समूह से आते हैं और आपको क्या, आप कहाँ पे ठहरते हैं। और ये जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की व्यवस्था भी ऐसी जहाँ पे हम अपने शिक्षकों से उम्मीद करते हैं कि वो एक बिल्कुल न्यूट्रल सा तटस्थ रवैया अपनाएंगे, वहाँ भी ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पाती है। नतीजतन कमजोर समूह के बहुत बच्चे बहुत मेरिटोरियस होने के बावजूद भी उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं आ पाता कि वो इस व्यवस्था को भेद पाए। और अगर कुछ लोग इस व्यवस्था को अपने जिद से भेद भी लेते हैं तो जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है वो हमेशा उनमें एक अभाव पैदा करती है। वो एकेडमिकली अच्छे हो सकते हैं, वो जॉब हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो उनका ताना बाना है, उनकी संवाद शैली है, उनका समाज में जो जिस तरह से
उनको मिलना चाहिए, उसका अभाव देखा जाता है। क्योंकि जो बुनियाद है हमारी सोच की वो स्कूल के शुरुआती दिनों में ही रख दी जाती है, 5 से 12 साल, जैसे मैंने कहा है। नतीजतन ऐसे समूह के बच्चों पे इस व्यवस्था का बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। साथियों, जो केसेस हम लोग देखते हैं अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था में केवल नीचे के समूह के ही, जाति समूह के ही लोग ही प्रभावित होते हैं। ऊपर की जातियों के समूह भी बहुत हद तक इस व्यवस्था से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें से ऐसा लगता है लोगों को कि शायद उनको ज्यादा इस व्यवस्था से लाभ मिला है। तो क्या ऐसी व्यवस्था से सभी उन एक जाति समूह के लोगों को लाभ मिल पाएगा? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि हमारा जो केक है, मतलब जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो सिकुड़ता जा रहा है। तो एक छोटे से केक में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आपकी बौद्धिक संपदा नहीं है, आप नए नए आर्थिक संपदा पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी लड़ाई वैसे ही है। नतीजतन क्या होता है कि अगर ऊपर के समूहों में देखें तो एक बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भौतिक धन अर्जन करें। नतीजतन बहुत सारे उस प्रभुत्वशाली समूह, जाति समूह के लोग भी इस व्यवस्था में अपने आप को पिछड़ा हुआ पाते हैं, घुटन महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो पाती है कि मैं अपने जाति समूह के बाकी लोगों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाऊंगा, मैं तो पिछड़ रहा हूं। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखते हैं कि जब एक प्रभुत्वशाली जाति समूह होता है तो वो कुछ विचारों से बंधा होता है। ऐसे में अगर उनके बच्चे किसी दूसरे जाति समूह के बच्चों से विवाह करते हैं तो कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पे उनके माता पिता में बहुत सारे मानसिक समस्याओं के लक्षण आते हैं, वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, उनमें एंग्जाइटी सिम्टम्स आने लगते हैं। और चूंकि जो ये व्यवस्था है वो एक खास जाति समूह को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है, तो हम सब जानते हैं कि किसी भी जाति में सभी लोग श्रेष्ठ नहीं हो सकते और किसी भी जाति समूह में सभी लोग बिल्कुल बेकार नहीं हो सकते, क्योंकि टैलेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रकृति ने बनाया है वो करीब करीब सभी जगह बनाया है। हमारी व्यवस्था कुछ टैलेंट्स को चूर कर देती है, कुछ टैलेंट्स को आगे बढ़ाती है। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी उस ऊपर के प्रभुत्व वाली जातियों समूहों में कोई बच्चा अगर टैलेंटेड नहीं है और आपने फूट फूट कर उसको डाला है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तो इस भार को ले नहीं पाता। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी, कई लोगों में हिंसावादी रवैया अपने दूसरे जाति समूह के लोगों के प्रति, कई लोगों में नशे की सेवन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। और नीचे के समूह में जैसा मैंने कहा, आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक भेद स्तरों पे उनमें बोलने की दिक्कत, जिसे हम लोग सोशल एंजाइटी कहते हैं। कई बच्चों में अपनी प्रतिभा के बावजूद भी नीचे के स्तर के जॉब पाकर उससे जिद्दोजहद करते हुए रह रहकर एंजाइटी के अटैक्स आते रहते हैं, और कई बार ऐसे लोगों में नशे के सेवन की भी आदत लगती है। ये तो कुछ मानसिक समस्याओं के बारे में बात है। साथियों, अब आते हैं कि विज्ञान क्या कहता है इन बातों में। विज्ञान की बात करें तो हमारे देश में इन चीजों पे बहुत ही कम शोध हुए हैं, लेकिन जो शोध हुए हैं वो अमेरिका में हुए हैं। वो जातीय व्यवस्था के चलते के पे नहीं हुई है, वो शोध हुई है रेसिज्म पे, प्रिजुडिस, मतलब जो काले हैं, जो गोरे हैं, जो अफ्रीकन हैं, इन पे ज्यादा शोध हुए हैं। और कई हद तक मुझे लगता है कि चूंकि जातीय व्यवस्था के मूल में भी एक समूह का दूसरे समूह के प्रति अविश्वास, नफरत है, तो बहुत हद तक कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती होनी चाहिए। रिसर्च हमें ये बताता है कि हमारा ब्रेन शुरू से ही अपने जैसे लोगों के प्रति ज्यादा खुशी या ज्यादा संभाव महसूस करता है, और जैसे ही हम किसी दूसरे जैसे दिखने वाले व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं तो हमें जो एक पूर्वाग्रह बना हुआ है वो हमारा पूर्वाग्रह जाग जाता है। और चूंकि हमें सामाजिक संवाद करना है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस पूर्वाग्रह को उस व्यक्ति के साथ संवाद में न आने दें। नतीजतन हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करता है ऐसी स्थितियों में सामाजिक संवाद बनाने की। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि एक जातीय समूह को अगर पूछा जाए कि आप किनसे संवाद करना चाहेंगे, वो कोई दिमाग नहीं लगाते, वो अपने ही जातीय समूह के साथ अलग अलग स्तर पर संवाद करने के को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। यही बात सभी जाति समूह के साथ देखने को मिलती है, ये वैज्ञानिक शोध कहते हैं। दूसरा वैज्ञानिक शोध ये कहता है कि
जो हमारी इस व्यवस्था में जो हमारी यादाश्त होती है वो बहुत सिलेक्टिव हो जाती है। मतलब फर्ज करिए कि आप किसी जाति के हैं और आप दो अलग अलग लोगों से ठगे गए हैं। एक आपकी ही जाति का व्यक्ति ने आपके साथ ठगी किया है और एक किसी दूसरे जाति समूह के व्यक्ति ने ठगी किया है जिससे आपको नफरत है या जिसके प्रति आप एक निम्नता का भाव रखते हैं। आपकी ब्रेन अपने जाति के द्वारा की गई ठगी को माफ कर देता है और जो दूसरे जाति के व्यक्ति के द्वारा ठगी की गई है उसको सेलेक्टिवली याद रखता है और वो पूरे के पूरे जो ठगी है वो उस पूरे समाज पर ठोक देता है। कहने का मतलब कि जो हमारी जो पहले से जो पनपी हुई एक तरह का जिसको हम लोग कहते हैं प्रिजुडिस, एक तरह का जो अस्पृश्यता का जो सोच हमारे मन में है वो लगातार हमारा ब्रेन बनाए रखता है। एक और महत्वपूर्ण सोच जो हमें ये बताती है कि जो लोग होते हैं, जो समाज को अगर देखा जाए तो एक कंजर्वेटिव लोग होते हैं और एक लिबरल लोग होते हैं। जो खुले विचार के लोग होते हैं उनमें ब्रेन के तार्किक हिस्से में न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है और जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो रूढ़िवादी होते हैं, जहाँ संभवतः जो पुरानी सभ्यता के लोग हैं उनमें जो भावनात्मक एरिया है वहाँ पे ब्रेन के न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं। नतीजतन ऐसा देखा जाता है कि जब कोई सोच बदलने की बात आती है तो जो खुले विचार के लोग होते हैं, खुले व्यवस्था में जीने वाले लोग होते हैं, वो दूसरे विचार को भी पढ़कर उनको ग्रहण करने के या उसके नफे नुकसान का आकलन करते हैं। लेकिन रूढ़िवादी व्यवस्था के जो लोग होते हैं वो अपनी सोच को लेकर बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। वो उस दूसरे विचार की सोच को बिल्कुल इंटरटेन करना ही नहीं पसंद करते। एक और चीज़ जो रिसर्च हमें बताती है कि जो लिबरल्स होते हैं, जो खुले स्वभाव के लोग होते हैं, जब समस्याएं आती हैं तो उनके तह तक जाकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और जो रूढ़िवादी व्यवस्था के जो लोग होते हैं वो समस्याओं के तह तक नहीं जाकर उसे लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। जैसे जाति व्यवस्था है तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, बल्कि वो कहेंगे कि नहीं ये है ही नहीं, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग अब आगे निकल चुके हैं। तो ये जो रिसर्च है हमें ये बताती है। रिसर्च हमें ये भी बताती है कि ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। ऐसा देखा गया है कि अगर इंटेंट हो, अगर इच्छा शक्ति हो और आप समय देते हैं और अगर एक जाति समूह के लोग दूसरे जाति समूह के लोग से मिलते हैं, अगर उनका मेल जोल बढ़ाया जाए तो कई स्तर पे जो हमारा एक जो दूसरे जाति समूह के प्रति जो नज़रिया होता है वो कुछ हद तक बदला जा सकता है। एक और बात जो आती है रिसर्च के माध्यम से वो कहता है कि अगर जो मीडिया होती है वो क्या करती है कि जातियों को स्टीरियोटाइप करती है। मतलब मीडिया भी इस जाति व्यवस्था को ऐसे दिखाती है जैसे जो नीचे के जाति समूह हैं अक्सर उन पे आप उनके उत्पीड़न की बात सुनेंगे ऊपर के जाति समूहों द्वारा। तो कई बार ऐसे शोध बताते हैं कि अगर आप नीचे के जाति समूह के कई लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो इस में व्यवस्था में अच्छे करके आए हैं, या अगर आप ऐसा दिखाते हैं कि ऊपर के समूह ने नीचे के समूहों के लिए अच्छा काम किया है, तो इससे भी सोच को बदलने में कई लोगों को अहम मदद मिलती है। तो साथियों ये जो रिसर्च की बात आती है तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, और अगर ये बदलने की ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा अपने कारण में कि क्यों ऐसा लगता है कि ये जो संघर्ष है हमारी सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था का और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का, ये संघर्ष जो है किस तरीके से हमें अपनी बौद्धिक और आर्थिक संपदा को बढ़ाने में रोक रहा है। फर्ज करिए कि अगर 1% की आबादी इस व्यवस्था में इससे ऊपर उठकर देश में आगे बढ़ने का काम कर रही है, अगर हम व्यवस्था में बदलाव लाएं और अगर 5% आबादी भी एक बौद्धिक सोच से जागृत हो तो कितना फर्क आ जाएगा, हम 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। तो बदलाव क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले साथियों समाज के जागृत लोगों को ये चिंतन करने की ज़रूरत है कि कैसे वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था को बदलते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों में ऐसा ढाला जाए कि ये व्यवस्था परस्पर अविश्वास और परस्पर घृणा पे केंद्रित न रहकर परस्पर सहयोग पे केंद्रित हो।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों के स्तर पे, चूँकि जो पूरी सोच होती है वो बचपन में ही डाल दी जाती है, और हमारा एक बहुत बड़ा तबका इस सोच से इतना प्रभावित होता है कि वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जितना कर सकता था उससे बहुत ही कम करता है, और वो अपनी नियति मान के बैठ जाता है। अगर हम बच्चों के स्तर पे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाए, जहाँ पे किसी भी तरह के इस तरह की शिकायत, जहाँ पे लोगों में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखने की सलाह दी जाती है, अगर उस पर हम अमल करें तो शायद बचपन से ही बदलाव ज़्यादा प्रभावी होगा। और ये बदलाव यहीं तक नहीं रुकने की ज़रूरत है, उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में भी जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आए, ये एक तरह का देशद्रोह जैसी बात है। आप देश के साथ द्रोह करें, क्योंकि ये बहुत बड़े तबके को उन्हें आगे बढ़ने से रोकने जैसी बात है। तो जहाँ भी ऐसी बदलाव आए उस पर बहुत सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जो समाज आगे बढ़ा है, जो लिबरल व्यवस्था है, आप पाएंगे दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, महिलाएं वहाँ पे काफ़ी अच्छा करती है, या तो जॉब हो या रिसर्च हो, उनकी जो नौकरी में भागीदारी है वो पुरुषों से ज़्यादा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था महिलाओं को बहुत स्तर से आगे बढ़ने से रोकती है। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, चाहे वो किसी भी जाति समूह से हैं, तो इस बात की ज़्यादा गुंजाइश है कि व्यवस्था में बदलाव लाने में हम ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हमारे व्यवस्था में अनेकों उदाहरण भरे पड़े हुए हैं जहाँ पे एक प्रभुत्वशाली समाज के ही लोग ने बिल्कुल दबे कुछ लोगों को उठाने का काम किया है, लेकिन हम इस व्यवस्था में इतने घुले मिले हैं कि हम भूल जाते हैं उन बातों को। उनको बार बार बताने की जरूरत है, ताकि समाज में टकराव न जैसा विचार विमर्श न होकर एक सहयोग जैसा विचार विमर्श। एक और बहुत जरूरी बात साथियों, कि अक्सर जो नीचे के जाति समूह के लोग होते हैं, वो ऊपर के जाति समूह के लोगों का आचरण फॉलो करते हैं, और इस पूरी व्यवस्था में कई लोगों को लगता है कि उच्च या प्रभुत्वशाली जाति के लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है। तो और उनकी ज़्यादा चीज़ें दांव पे लगी हुई, चूँकि वो प्रभुत्वशाली हैं, वो बहुत या तो लैंड हो, ज़मीन हो, नौकरी हो, सब ज़्यादातर हिस्सा उनके पास है। लेकिन इस व्यवस्था में बहुत बड़ी आबादी इस व्यवस्था में आगे बढ़ने से अगर वंचित रहती है, तो उन्हीं की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है, उन्हीं की आगे बढ़ने की क्षमता दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जो भी अच्छा होगा उनमें बड़ा हक उन्हें मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर आगे के लोग, ऊपर के लोग अगर पहला कदम बढ़ाएंगे, तो नीचे के लोग भी इस अविश्वास की खाई को पाटने में वो भी आगे बढ़ेंगे। शायद ये ज़्यादा बड़ी पहल हो सकती है। साथियों, ये जो कुछ विचार है, ये जो हमारे शोध की चीज़ है उससे लिया गया है। एक और चीज़ जो किया जा सकता है, हमारा समाज, जैसा मैंने कहा, गांव में आप देखेंगे टोली में रहता है। अगर आप घुल मिल कर रहेंगे तो लोग एक दूसरे से सीखेंगे, व्यवस्था खुद ब खुद बदल जाती है जब आप साथ रहते हैं, आप एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। लेकिन हमने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई है जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग रखते हैं, जिससे भी उनके अवसर कम मिलते हैं। अगर हम इस पे विचार करें तो शायद व्यवस्था में बदलाव लाया जा सकता है। साथियों, ये आज का एपिसोड इन्हीं बातों पे आधारित था। कोशिश की है कि इस व्यापक चीज़ों पर अपने मुझे जो लगा उस पर प्रकाश डालने की। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाएं। अगर आपको हमारे एपिसोड पे कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। आपका हमारे एपिसोड पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।